नमस्कार, मैं भवानी सिंह राजावत आपके सामने आज 9वीं क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा है जटिल स्थायी ऊतक, उसके शेष पार्ट को आज समझाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। कल हमने देखा कि जटिल स्थायी ऊतक जो है, उस जटिल स्थायी ऊतक के दो भाग हमने समझे थे। वो दो भाग जो हमने देखे थे, उनमें जटिल स्थायी ऊतक को हम जिन दो भागों में बांटते हैं, उनमें पहला जो भाग है वो है जाइलम ऊतक और दूसरा भाग जो है वो है हमारा फ्लोएम ऊतक। इस प्रकार जटिल स्थायी ऊतक को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कल हमने जाइलम क्या है उसके बारे में पढ़ा था। एक बार पुनः आपको स्मरण हो जाए, इसलिए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस बारे में दे देता हूँ। यानी पौधों में पाया जाने वाला वह ऊतक जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधे की पत्तियों, शाखाओं व तनों तक पहुंचाता है, उसे हम जाइलम ऊतक कहते हैं। इस जाइलम ऊतक के कल हमने 4 भाग पढ़े थे। पहला था ट्रेकिड, जिसको वाहिनिका कहते हैं। वाहिनिका की पहचान मैंने आपको बताई थी कि ये एक लंबी नलिका होगी जो किनारों पे से पतली होगी। इसकी स्टेम स्ट्रक्चर भी बनाई थी हमने कि जो हमारी ट्रेकिड होगी वो ट्रेकिड एक प्रकार से इस प्रकार की रचना वाली रचना होगी। ये इस टाइप का चित्र बना करके कल हमने ट्रेकिड के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, क्योंकि ये लंबी नलिका नुमा रचना है। दूसरी हमने कल इसमें वाहिका के बारे में पढ़ा था। तो वाहिका जो है वो एक चौड़ी नलिका है। लंबाई की तुलना में इसकी चौड़ाई अधिक होती है, तो ये पाइप नुमा रचना में कार्य करती है, क्योंकि जो इसकी लंबाई बनाई गई है इसकी तुलना में ये चौड़ाई इसकी अधिक होती है। तो इस प्रकार की रचना में ये उपस्थित होती है। इसे हम कहते हैं वाहिका। एक वाहिका से दूसरी वाहिका, दूसरी वाहिका से तीसरी वाहिका, इस प्रकार आपस में जुड़ करके और एक लंबे पाइप नुमा रचना का निर्माण करती है। तो ये वाहिकाओं का एक पाइप बन जाता है और इनकी अनुप्रस्थ भित्ति बन जाने से एक लंबा गोला पाइप जो है उसका निर्माण इसमें हो जाएगा। ये अनुप्रस्थ भित्ति इसकी भूल जाती है और एक लंबे खोखले पाइप नुमा रचना में ये बदल जाती है। इसके बाद में तीसरी थी जाइलम पेरेन्काइमा, जिसको हम जाइलम मृदुतक भी कह सकते हैं। ये जाइलम पेरेन्काइमा या जाइलम मृदुतक जो है ये भोजन संग्रह का कार्य करता है। इसके बारे में कल हमने देखा कि वे भोजन संग्रह करेगा। इसका मुख्य काम जो है वो भोजन को संग्रहित करना है, भोजन संग्रह करने का काम इसका है। ये चौथी रचना जो थी इसमें वो जाइलम फाइबर, जिसको हम जाइलम रेशे भी कहते हैं, ये एक प्रकार की कठोर रचना है जो इसको मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि पादप में अन्य प्रकार की कोशिकाएं जो है वो इस क्योंकि संबंध मंडल का भाग है, इसमें किसी प्रकार का दाब नहीं डाले, उस दाब को, उस प्रेशर को आसानी से सहन कर सके, इसमें कठोरता ला सके, इस प्रकार का कार्य जाइलम फाइबर जो है वो करते हैं। इतनी बात हमने कल इसके बारे में की थी। आज हम इसी का दूसरा पोर्शन जो है फ्लोएम ऊतक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लोएम ऊतक क्या है? देखिए, फ्लोएम ऊतक जो है उसको भी हम, पहला है चालनी नलिका, इसका एक पार्ट है चालनी नलिका, दूसरा होता है साथी कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा, चौथा फ्लोएम रेशे। इस प्रकार से इसको हम डिवाइड करते हैं। चालनी नलिका जो कोशिकाएं होती हैं
उनमें विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जिनमें बारीक बारीक प्रकार से छिद्र होते हैं। जो चालनी नलिका होगी उस चालनी नलिका में बारीक बारीक इस तरह से छिद्र होंगे और ये छिद्र जैसी रचना होने से ये चालनी के समान हमें दिखाई देती है। चालनी के समान दिखाई देने की वजह से इस रचना को हम चालनी नलिका कहते हैं। यानी एक सीव पाई जाती है, एक चालनी पाई जाती है। जिस प्रकार से हमारे दूध, चाय, इनको छानने के लिए हम जो छलनी काम में लेते हैं, जो सीव काम में लेते हैं, उसी प्रकार की सीव नुमा स्ट्रक्चर, चालनी नुमा स्ट्रक्चर की पाई जाती है। इसे कहते हैं चालनी नलिका। ये सीव या चालनी नलिका एक प्रकार से छिद्रित रचना है जिसमें से होकर के बहुत सारे पदार्थ आपस में छन करके जा सकते हैं। दूसरी रचना जो है वो होती है साती कोशिकाएं। साती कोशिका इसी के साथ लगी हुई एक रचना है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। चालनी नलिका के लिए विशेष बात यह है कि ये छिद्रित भित्ति वाली होती है और ये नलिकाकार कोशिका होती है। यानी नलिका के समान रचना में ये मौजूद होगी, लंबी नली जैसी रचना ये मौजूद होगी। परंतु इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पादप कोशिका में पाए जाने वाली वह कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता वो केंद्रक विहीन जो रचना है वो आपकी है चालनी नलिका। चालनी नलिका जो होती है उसमें किसी भी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता, उसमें केंद्रक का अभाव होता है। क्योंकि केंद्रक नहीं पाया जाने के कारण इसका विशेष महत्व है। क्योंकि पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली रचना है और पादप कोशिकाओं में केंद्रक विहीन ये रचना है, इसलिए विशेष रूप से इसका महत्व बढ़ जाता है और विशेष प्रकार का प्रश्न इसके बारे में पूछ लिया जाता है। साथी कोशिका इसी के पास में पाई जाती है और वो साथी कोशिका जो होती है जिसको हम कंपेनियन सेल भी कहते हैं, उसमें केंद्रक पाया जाता है। और इसके बारे में माना जाता है कि ये साथी कोशिका जो है वो इस चालनी नलिका के कार्यों का नियंत्रण करती है। क्यों? क्योंकि चालनी नलिका में केंद्रक होता नहीं है और बिना केंद्रक के उसके कार्यों का नियंत्रण कौन करे? तो उसके कार्यों का नियंत्रण करने के लिए ये साथी कोशिका का केंद्रक उत्तरदायी होता है। ये साथी कोशिका का केंद्रक जो है वो ही उस चालनी नलिका के कार्यों का नियंत्रण करता है, उस पर नियंत्रण बनाए रखने का काम करता है। ये मुख्य काम होता है हमारी इस साथी कोशिका का। क्योंकि बिना केंद्रक के तो कोई कोशिका ढंग से कार्य कर ही नहीं सकती। उस कोशिका के कार्यों को नियंत्रण करने के लिए कोई न कोई केंद्रक की हमें आवश्यकता होती है और वो केंद्रक होता है हमारा साथी कोशिकाओं का। इसके बाद में आते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो फ्लोएम में पाया जाने वाला एक मृदु ऊतक है। फ्लोएम में पाया जाने वाला जो मृदु ऊतक है वो फ्लोएम पेरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है। और ये इसमें भी भोजन संग्रह का जो मुख्य कार्य होता है वो कार्य इसमें होता है। क्योंकि ये सजीव कोशिकाएं हैं, ये चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं और फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये तीनों रचनाएं जो होती है वो एक प्रकार से सजीव रचनाएं हैं। ये सजीव रचनाएं होने के कारण इनमें पर्णरित्र वगैरह भी पाया जाता है। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होगा उसमें पर्णरित्र मिलेगा तो वो भोजन संग्रह भी करेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता प्रदान करेगा। तो मुख्यतः इसमें भोजन संग्रह का कार्य होता है। चौथा होता है फ्लोएम रेसे। फ्लोएम रेसे जिस प्रकार से जाइलम रेसे उसको मजबूती प्रदान करने का काम करते थे, कठोरता प्रदान करने का काम करते थे, उसकी सुरक्षा का काम करते थे, इसी प्रकार से ये फ्लोएम रेसे जो होते हैं ये फ्लोएम रेसे भी इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, उसको एक आधार प्रदान करने का काम करते हैं। अब देखिए ये बात की हमने फ्लोएम की, जिसमें फ्लोएम में मुख्यतः 4 प्रकार की रचनाएं यहाँ पाई जा रही है। अब बात आती है कि फ्लोएम जो है इस फ्लोएम का कार्य क्या है। तो फ्लोएम जो होता है इस फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है कि पत्तियों के द्वारा जो निर्मित तरल खाद्य होता है उसको पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। पत्तियां जो भी भोजन बनाएगी उन पत्तियों के द्वारा निर्मित भोजन जो होगा वो पौधे के समस्त भागों तक इसके द्वारा पहुंचाया जाएगा।
परंतु जाइलम और फ्लोएम में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जाइलम में केवल एक ही दिशा में गति होती है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण जो होते हैं वो जड़ों से अवशोषित होकर के और ऊपर तने और शाखाओं तक पहुंचते हैं। लेकिन इसके विपरीत फ्लोएम जो होता है उसमें दोनों दिशाओं में गति होती है, यानी इसमें तरल खाद्य पदार्थ ऊपर से नीचे भी आता है और जब आवश्यकता होती है तो नीचे जड़ों से ऊपर भी जाता है। ऐसा कब? बसंत ऋतु जो आती है तो उन दिनों में आप देखते होंगे पत्तियां नष्ट हो जाती है। अब बसंत ऋतु में जब पत्तियां नष्ट हो जाती है तो उन दिनों में पत्तियां भोजन बनाने में असमर्थ होती है, तो जड़ें जिनमें की तरल खाद्य संग्रहित है पहले से, वो संग्रहित तरल खाद्य जड़ों से वापस ऊपर की तरफ जहां पत्तियों का नव निर्माण होने वाला है उस दिशा में गति करती है। इस प्रकार इसमें दोनों दिशाओं में गति संभव हो पाती है। ये जाइलम और फ्लोएम में सबसे बड़ा अंतर है। आज की क्लास जो हमने की उसमें आपको ये जाइलम और फ्लोएम ऊतक के बारे में बताया। इसमें कोई समस्या हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9680733041 या 9785080669 इस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कल पुनः आगे की जानकारी को लेकर के मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।